इस देश में राजनीति की सबसे कमजोर कड़ी अगर कोई है तो वो है कांग्रेस। सोचिए, बीजेपी और कांग्रेस की सरकार में क्या अंतर है? आपको लगता है कि अभी इनकम टैक्स और ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। ये बात पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते थे जब वो विपक्ष में थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब जब कांग्रेस थी तब तक इनकम टैक्स और ईडी का इस्तेमाल सिर्फ एससी एसटी ओबीसी नेताओं के खिलाफ हुआ। एक भी सवर्ण नेता इसकी चपेट में नहीं आया। यहाँ तक कि अगर बीजेपी का भी कोई नेता पकड़ा गया या उसको सजा हुई या उसका करियर खराब हुआ तो उनका नाम था बंडारू लक्ष्मण, जो बीजेपी के अध्यक्ष थे। शरद यादव हों, लालू यादव हों, मुलायम सिंह यादव हों, मायावती जी हों, यहाँ तक कि शिबू सोरेन हों, ये सब नेता को तब तक फंसाए रखा गया जब कांग्रेस की सरकार थी। बाद में जगन मोहन रेड्डी, उनको भी परेशान किया गया, कांग्रेस की सरकार थी, जेल में डाले गए क्योंकि वो अपने पिता का उत्तराधिकारी बनने की कोशिश कर रहे थे और मुख्यमंत्री का सीट मांग रहे थे आंध्र में, जो अब हैं वो मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देखिए, मैं सब बातों पर बात कर रहा हूँ। ये सब खेल कैसे शुरू हुआ, आज क्या हो रहा है, उस पर भी आएंगे। ये वीडियो सुन लीजिए आप, ये मनोज झा का वीडियो है। केजरीवाल जी को भी पूछताछ के लिए सीबीआई बुलाने की कोशिश, उनको समन भेजा। वो गुस्से में हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया है। मोदी जी के लिए एक बात से तो आप सहमत होंगे कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से कम जाति नहीं देखी जा रही है। जो भी विपक्ष में है उस पर इनकम टैक्स ईडी की जांच चल रही है। कांग्रेस बस एससी एसटी ओबीसी नेताओं पर ही ये काम करती थी, बीजेपी जाति नहीं देख रही है। नहीं तो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ नहीं होती। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी पूछताछ हुई है। तो इस मामले में मोदी जी को डाइवर्स तो कहना पड़ेगा कि वो डाइवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं। अब सवाल है कि राजनीति भी हो रही है, राजनीति का ही हिस्सा है, इससे बहुत घबराइए मत। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी जो हो रहा है ना, इससे बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप इस देश में रहा है। अभी तो टीवी अखबार जो कर रहा है, इससे ज़्यादा टीवी अखबार नेहरू जी के साथ था, इंदिरा जी के साथ था, राजीव गांधी के साथ था, पीवी नरसिम्हा राव के साथ था। बीजेपी जब टीवी अखबार को बेस्ट ऑप्शन मिला है तब उसने कांग्रेस का साथ छोड़ा। इसी को हम लोग जातिवाद कहते हैं। खैर, अब आते हैं पॉलिटिकल खबरों पर। तो एक बार फिर से शरद पवार और खड़गे साहब की मुलाकात हुई है। दरअसल खड़गे साहब के आने के बाद कांग्रेस की समझ बढ़ी है, लेकिन कांग्रेस के जो सवर्ण नेता हैं वो इस देश की सबसे कमज़ोर कड़ी हैं। सोचिए, एक तरफ नीतीश कुमार चुनाव को बीजेपी बनाम ऑल बनाना चाहते हैं, वहीं अभी भी कांग्रेस के जो सवर्ण नेता हैं वो चाहते हैं कि नहीं, ऐसा ना हो। सोचिए, नवीन पटनायक के खिलाफ भी कांग्रेस को लड़ना है, बीजेपी यहाँ मौका देख रही है उड़ीसा में। जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ भी कांग्रेस को लड़ना है, बीजेपी यहाँ मौका देख रही है। दोनों उनके पार्टनर हो सकते हैं अगर बिहार यूपी में बीजेपी को ज़्यादा झटका लगता है तो। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के खिलाफ भी कांग्रेस और लेफ्ट को लड़ना है और बीजेपी यहाँ मौका देख रही है। अमित शाह ने आज कहा है कि अगर 35 सीटें मिली तो ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी। 2024 में अगर मिली तो 2025 में सरकार गई। केसीआर के खिलाफ भी कांग्रेस को लड़ना है। मतलब सोचिए, जो कांग्रेस अपनी सरकार होते हुए राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें नहीं बचा पाती है, उनके नेता रोज सर फुटबॉल कर रहे होते हैं, तो वो कांग्रेस सबसे कमज़ोर कड़ी है। नीतीश कुमार की यही कोशिश है कि नवीन पटनायक के खिलाफ कांग्रेस न लड़े, जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ कांग्रेस न लड़े, ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस लेफ्ट न लड़े और केसीआर के खिलाफ भी कांग्रेस न लड़े। और ये चारों बड़े फैक्टर होंगे क्योंकि इन चारों के पास मिला जुला के लगभग 100 सीटों का आंकड़ा है। जो 100 सीटें अगर बीजेपी को डैमेज होता है तो सोचिए, ये राजनीति है। दूसरी तरफ सोचिए, शरद पवार कांग्रेस, महाराष्ट्र तो ठीक है जहां बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। आज की ये तस्वीरें देखिए, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आज़ाद। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इन वक्त पर क्या होगा कोई नहीं जानता है। ओवैसी एक बड़े फैक्टर हैं, लेकिन एक आम धारणा बन गई है
कि इससे मुस्लिम वोट बंटता है। खैर आगे बढ़िए। कर्नाटक सोचिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ये वो ऐसे किले हैं जहां कांग्रेस किसी दूसरे से गठबंधन नहीं करती है। कर्नाटक तो वो बचा ले जाएगी क्योंकि खड़गे साहब का वहाँ राज है, वहाँ खड़गे साहब वहाँ से आते हैं। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस उन राज्यों में नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, ममता बनर्जी और केसीआर के खिलाफ अगर लड़ती है तो फिर बीजेपी को सत्ता में आने से और कोई नहीं रोक सकता है। तो बिहार की तस्वीरें साफ हैं। दिल्ली की तस्वीर सोचिए, पंजाब में और दिल्ली में भी केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस को लड़ना है। तो ये कांग्रेस सबसे कमज़ोर कड़ी है 2024 के चुनाव में, और नीतीश कुमार इसी को कोशिश कर रहे हैं कि इस कमज़ोर कड़ी को समझाया जाए कि आप वही चुनाव लड़िए जहां आप मजबूत हैं, और वो भी गठबंधन में। तो बीजेपी तब तक चुनाव जीतती रहेगी जब तक कांग्रेस मुकाबले को ट्रायंगुलर करता रहेगा, और कांग्रेस रीजनल फोर्सेस के साथ गठबंधन करे या उनके समर्थन में आए, ये कम से कम अपर कास्ट नेता जो कांग्रेस के हैं वो नहीं चाहते हैं। लेकिन खड़गे जी इसको लेकर क्रिस्टल क्लियर हैं। राहुल गांधी खेल से बाहर हो चुके हैं, तब उनको रियलाइज हो रहा होगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ 2024 के चुनाव में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि क्या कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा बनना पसंद करेगी अपोजिशन में, या वो सिर्फ ट्रायंगुलर मुकाबला बनाएगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा सोचिए, सबसे ज़्यादा राज्य पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ये बड़े राज्य हैं जहां कांग्रेस मुकाबले को ट्रायंगुलर बनाती दिख रही है। तो बीजेपी को तभी नुकसान हो सकता है जब कांग्रेस इन मुकाबलों में ट्रायंगुलर न बनाए और वो बैठ जाए, उसके बाद बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन फिलहाल बीजेपी को लग रहा है कि इन राज्यों में कांग्रेस अगर ट्रायंगुलर करती है तो वो नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, ममता बनर्जी और केसीआर के साथ अपनी सरकार बनाने की कोशिश तेज कर देंगे। वहीं यूपी में लगभग साफ है, चंद्रशेखर रावण बड़े चेहरे के तौर पे उभर रहे हैं। वहीं बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, सबसे 3 और राज्य हैं। अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चंद्रशेखर आज़ाद रावण से गठबंधन करते हैं या बीएसपी से गठबंधन करते हैं तो उनके लिए बड़े फायदा का सौदा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं शरद पवार से भी लोग मिल रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के बाद से कांग्रेस की थोड़ी स्ट्रैटेजी बदली है, पॉलिसी बदली है। लेकिन सवाल है कि आखिर बीजेपी अपना साम दाम दंड भेद क्यों नहीं करेगी। कांग्रेस कौन सी दूध की धूली है। लेकिन एक बात तो है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बीजेपी सरकार जब से आई है, मोदी जी सत्ता में आए हैं, डाइवर्सिटी का तो ख्याल रखा जा रहा है, जाति तो नहीं देखी जा रही है, विपक्ष देखा जा रहा है। किसी को भी नोटिस हो जाता है तो ये बात समझिए। तो इस देश में इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का इससे भी ज़्यादा दुरुपयोग होता रहा है। थोड़ा इतिहास खंगालिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत गहरी है। ये सब राजनीतिक उठापटक है, ये सब चलता रहेगा और ये बहुत ज़रूरी भी है। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मोनोपोली बहुत खतरनाक चीज़ होती है। सोचिए, यही अरविंद केजरीवाल थे जो पर्ची लेके घूमते थे कि कौन भ्रष्टाचारी है। लालू यादव भ्रष्टाचारी था, मुलायम सिंह भ्रष्टाचारी थे, मायावती जी को ये लोग भ्रष्टाचारी कहता था। अब खुद पर इनकी आन पड़ी है। आप सोचिए कि 2G घोटाले में कनी मोड़ी, ए राजा जेल गए जो बहुजन समाज से थे। मनमोहन सिंह की सरकार चलेगी। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि बीजेपी ने सबको समझा तो दिया है, एकजुट भी कर दिया, और जो बीजेपी कर रही है, जो सरकार कर रही है, वो कोई नई चीज़ नहीं है इस देश में। कांग्रेस ने ऐसी ही विरासत तैयार की है पिछले 60 साल, 65 साल या 50 साल जो भी कहे उसमें राज करके। लेकिन मैं एक बात बता दूं, टीवी अखबार की लगातार कोशिश है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। माननीय कांशीराम साहब कहते थे, लोकतंत्र में मजबूत नहीं मजबूर सरकार जनता की भलाई करती है। जैसे बीपी सिंह की सरकार, मंडल कमीशन लागू हुआ, बाबा साहब को भारत रत्न मिला, और संसद भवन पर जो बहुजन समाज के लोग उमड़ते हैं वो भी उन्हीं की सरकार में हुई। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस देश में और डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी हुई है, लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई है, संविधान और मजबूत हुआ है, और क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ मोनोपोली कर सकती है? मेरे हिसाब से नहीं।
क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, विविधताओं वाला देश है, डाइवर्सिटी वाला देश है, और भारत का संविधान भारत को मजबूत करता है। जिस दिन भारत का संविधान खत्म हो जाएगा, भारत के संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, तो समझिए कि वो भारत पर सबसे बड़ा हमला होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज बाबा साहब की जयंती भी है। भारत में लोकतंत्र की चक्की महीन पीसती है, लेकिन पीसती जरूर है। और भारत में डिक्टेटरशिप संभव नहीं है। यहाँ लोकतंत्र ही रहेगा, क्योंकि भारत में न जाने कितनी भाषाएं हैं, कितने समाज के, कितने कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ये जो आपको बताया जा रहा है बहुत सरलीकरण है, बहुत सिंप्लीफिकेशन है। ये कांग्रेस भी करती रही है, बस फर्क इतना है कि कांग्रेस जाति देखकर करती थी, बीजेपी पार्टी देखकर कर रही है। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।